ज़्यादा होनी चाहिए और इससे खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये एक समस्या है कि करेंगे क्या। और दूसरी समस्या है, जहाँ से मैंने बात पूछी करती क्या, हम लोगों को ये नहीं मालूम कि जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं वो क्या करें। उनको सोचा नहीं है। जैसे मुझसे फोन किया करता, हाँ एक नया जमाना है कि अब पड़ोसी तो है लेकिन तकनीकी पड़ोसी है। तो ये कहीं रहती है, कहीं रहती है, कहीं रहती है, आसपास नहीं रहती। लेकिन मोबाइल ने एक पॉसिबिलिटीज पैदा की है, इंटरनेट ने एक संभावना पैदा की है कि हम लोग अब तकनीकी पड़ोसियों के बीच में जी रहे हैं। पड़ोसी नहीं है, तकनीकी पड़ोसी के बीच में जी रहे हैं। और ये तकनीकी पड़ोसियों के बीच में कैसे जिएंगे, इसके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है कि ये जो तकनीकी पड़ोसी है ये एक भला पड़ोसी बने, इसकी कोई योजना नहीं हमारी वहाँ। हम लोग ये भी बात नहीं कर रहे हैं आपस में कि ये जो बच्चे हैं जो कि अभी एकदम मोबाइल से खेल रहे हैं ये कैसे बनेंगे। ये जो लड़कियां जिनके हाथ में मोबाइल है ये कैसे बनेंगे। सोच नहीं रहे। ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई विचार नहीं है। पर एक छोटी सी बात पूछी, मतलब वो उसी से मुझे तो पर्याप्त फीडबैक मिल गई, क्या करते हो? तो इसका ट्यूशन करती हूँ, ट्यूशन करने अलग चीज पढ़ा रहे हैं, जैसे ही भी मिलेगा। हमारे पास में एक ऐसा युवा वर्ग तैयार हुआ है जिसके पास में कोई विचार ही नहीं है। क्यों जी रही हो? बस ऐसे ही नहीं, एक निश्चित विचार होना चाहिए लाइफ में, बिल्कुल कमिटेड विचार होना चाहिए। क्यों जी रही हो? उसी तरह एक और भी दिक्कत है छोटी चीजों की, मतलब वो ये कि हम समाज में हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम यही नहीं जानते कि समाज को चलाने वाले बुनियादी विचार क्या हैं, समाज का चल कैसे रहा है। एमए कर लेंगे, डिप्लोमा कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, मास्टर भी हो जाएंगे, मास्टर से वैसे उन्हें पता नहीं होता कि समाज किन बुनियादी विचारों में चल रहा है। तो अद्भुत, मतलब भयावह दृश्य कि हमारे पास खूब यंत्र है, खूब संसाधन है, खूब पैसा है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम जी क्यों रहे। जब इस कंडीशन को और एक पशु की कंडीशन में कोई फर्क नहीं, तो पशु को भी नहीं मालूम होता वो कम जी रहा है। एक और समस्या है जो कि सोचने की जरूरत है। हम बहस ही नहीं करते।
किसी विचार को लेकर कोई बहस नहीं होती है। मैं तुम लोगों के बीच में नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ। यंग लोग हैं, ब्राइट लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बीच में अगर विचारों की बहस नहीं होगी, अलग अलग किस्म के कॉन्सेप्ट पर बहस नहीं होगी, ये बनेगी कैसे? सिर्फ आइसक्रीम की फ्रेंडशिप से बहुत खराब फ्रेंडशिप होगी। या तो मेरे बचपन के जो दोस्त हैं, जो छात्र जीवन के दोस्त हैं, जो कभी 30 साल बाद मिलता है, कोई 20 साल बाद मिलता है, और उसका जो है मतलब सुख देख के ईर्ष्या होगी। क्योंकि आप अपनी मित्रता की अवस्था में मित्रों के बीच में आप अपना एक सार्थक समय खर्च करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है, वैसे कोई इकोनॉमिक गेन नहीं। उसका एकमात्र गेन ये है कि आपको एक अच्छा जो है ना आपको विचार बनाते हैं। जो नई जो संकट परिस्थिति पैदा हुई है वो ये है कि अब जो यूथ है, जो पहलता कनेक्टेड, पहलता मोबाइल, लेकिन अभी वो किसी भी विचार पर बहस नहीं कर रहा है, कोई डिबेट नहीं, वो किसी कॉन्सेप्ट पर बहस नहीं कर रहा है। ऐसा यूथ पैदा हुआ है जो ना अवधारणाएं जानता है, न विचार को जानता है, न विचार की महत्ता को समझता है। तो वैसी स्थिति में तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप एक गड्ढे से निकलेंगे, दूसरे में गिरेंगे, दूसरे से निकलेंगे, तीसरे में गड्ढों का अंत नहीं लाएंगे। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट रह गई है? खाली शरीर। तुम लोगों की महत्ता क्या यही है? स्त्री के साथ खास तौर पर जरूरी है नहीं, स्त्री हो या पुरुष हो, हम एक खाली फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, एकदम नहीं। आप तय आप मुझसे मिलके कभी भी खाली नहीं जा सकते, चाहे क्लास हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरी पर्सनल बातचीत हो। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य की ये पहचान है, उसके पास में विचार होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि वह उनको बांटे, लोगों को उद्बुद्ध करे, वो भी सोचे। वो माने या न माने अलग समस्या है, लेकिन वो विचारों की दुनिया में दाखिल हो। सबसे बड़ा संकट यह है कि मनुष्य तो है, ह्यूज पॉपुलेशन है, लेकिन कोई विचार नहीं, कोई दर्शन नहीं, बस जी रहे किसी तरह से। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें अब ये तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी होती है। एक तो वो वैसे ही निकम्मा था, ऊपर से अब ये नई नई किस्म की टेक्नोलॉजी दाखिल हुई जीवन में, तो इसने समस्या को और भी ज्यादा जटिल कर दिया है, और भी ज्यादा जटिल कर दिया। जितना ये ऑटोमेशन, मशीनीकरण, ये तमाम किस्म की प्रक्रिया तेज हुई है और ये लगातार बढ़ी रही है, उसने क्या किया है कि निर्वैयक्तिक बना के रख दिया है, एकदम इम्पर्सनल बना के रख दिया है। संपर्क तो है हमारे, कम्युनिकेशन तो है हमारा, लेकिन हम एकदम इम्पर्सनल हैं।
अच्छा, इम्पर्सनल होगा तो क्या होगा? हमारे गुणों का विकास होगा या हमारे गुण घटेंगे? आप जितने इम्पर्सनल रहेंगे आपके गुण लगातार कम होते चलेंगे। और इम्पर्सनल होने को, निर्वैयक्तिक होने को एक अच्छी चीज मान लिया है, अपरिहार्य चीज मान लिया है। हम कोशिश नहीं करते कि हम इसे जाने कि हम क्यों इम्पर्सनल हो रहे हैं, ओवरकम करें उसे। एक और दिक्कत है कि ये जो साइंस है, जो हम लोगों के बीच में रैपिडली विभिन्न रूपों में आ रहा है, आज से तकरीबन 30-35 साल पहले तक ये स्थिति थी कि साइंस जो है ना वो ज्यादा नुकसान नहीं करता था, हानि रहित था। कोई भी विज्ञान में कुछ होता था, हम लोगों को कोई खास असर नहीं पड़ता। आज ये स्थिति नहीं। आज विज्ञान की एक एक हरकत, एक एक कदम टेलीफोन जब लगा तो कभी किसी ने नहीं सोचा कि कोई उसका जो है साइड इफेक्ट होगा। सारे देश में टेलीफोन के कपड़े बिछाए गए, सारे देश में टेलीफोन की लाइन बिछाई गई। कभी ये नहीं दिमाग में आई चीज कि उसका कोई साइड इफेक्ट होता है। लेकिन जो ही मोबाइल का हुआ है उसका साइड इफेक्ट कॉमन है। वो चाहे टावर यहां लगे, चाहे वो पेरिस में लगे, चाहे न्यूयॉर्क में लगे, वो रेडिएशन का इफेक्ट होगा। ज्यादा होगा कम होगा इनवेरिएबल, लेकिन होगा। पहले लैंडलाइन फोन था, उसका कोई रेडिएशन इफेक्ट नहीं था, लेकिन अब इसको अगर मैं जरा बार-बार यूज करूंगा, दिन भर यूज करूंगा, मैं लैपटॉप को दिन भर यूज करूंगा, तो उसका रेडिएशन इफेक्ट होगा। कल तक यही कम्युनिकेशन का विज्ञान हानि रहित था और आज कम्युनिकेशन का विज्ञान हानियों से भरा हुआ है। अच्छा, इसके दुष्स्वप्न से सभी परेशान हैं। पहला क्या इफेक्ट होगा इसका? आप अगर कंप्यूटर पर बैठते हैं तो पहला क्या इफेक्ट होगा? कौन सी चीज आपको प्रभावित करेगी सबसे ज्यादा, बताइए? स्क्रीन। शरीर में क्या चीज, क्या इफेक्ट होगा? चलिए और देखते हैं। उसका सबसे पहला इफेक्ट होगा आपके शरीर का पानी सूखेगा। आपके अंदर जो पानी है वो पानी धीरे धीरे, ये रेडिएशन का एक सीधे इफेक्ट है। अगर आप इसे बचें तो इसके लिए जरूरी है लगातार पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। आप भले 10 घंटे 20 घंटे जो भी है कंप्यूटर पर बैठे, लेकिन पानी पीना आपको जरूरी है, क्योंकि वो रेडिएशन जो है आपकी बॉडी का पानी खींच लेता है। उसी की वजह से आंखों में परेशानी, तो आंखें ड्राई हो जाती हैं। स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। असल चीज क्या है कि जो नमी है आंखों की, बॉडी में पूरे बॉडी का असर होगा इसका, होठ भी सूखने लगेंगे, मन भी बड़ा उदास होने लगेगा, बोरियत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी लगातार सूखता रहता है और उसके वजह से बहुत सारे इरिटेशन बॉडी में
बढ़ते जा रहे हैं। तो कल तक यही कम्युनिकेशन विज्ञान की दृष्टि से हानिरहित था और आज यही कम्युनिकेशन हमने सोचा ही नहीं कि विज्ञान की ये भूमिका बदल जाएगी। हमने तो विज्ञान की एक तरह से ऐसी कल्पना की थी, विज्ञान जो है मनुष्य जाति के लिए कोई नुकसान नहीं करेगा। अभी स्थिति है कि वो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। सेकंड चीज, उसका जो सीधे डायरेक्ट असर है वो ये कि आपको तरह तरह की स्पॉन्डिलाइटिस होगी। कभी कंधे में दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी उंगली में दर्द हो रहा है, कभी कंधे में दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और मालूम पड़ा कि जो 5 साल काम कर दिया, हाईएस्ट एज क्या है जो कंप्यूटर में नौकरी लेते हैं वो लोग, यंग लोग, वो 30-32 साल तक रिटायर कर जाते हैं। क्योंकि जो 23-24 साल में लड़का घुसा वो 5 साल से ज्यादा काम ही नहीं कर पाता, किस साइकिल में निकल जाती है। और 5 साल में हालत ये होती है कि उसके जो है अंदर बढ़ते नहीं जो है वो डूबने लगते हैं। ये माना गया था कि कम्युनिकेशन जो है वो हार्मलेस होता है। ये माना गया था कि विज्ञान हार्मलेस होता है, लेकिन अनुभव से अब ये देखा जा रहा है कि नहीं, वो हार्मलेस नहीं होता। और ये एक चिंता की चीज है। हाँ, इसने एक अजीब सी स्थिति पैदा की, या तो हम वो उपेक्षा करते हैं तो या फिर डरे रहते हैं कि वो कंप्यूटर नहीं जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, फेसबुक पर नहीं जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। भय और एपैथी दोनों इसका समाधान नहीं है। वो जो कल मैंने बात कही थी कि आइंस्टाइन जो कह रहे हैं कि जिस दिन ह्यूमन कम्युनिकेशन को टेक्नोलॉजी बाईपास कर जाएगी वो भयानक दिन होगा। वो एक तो स्वप्न होगा मानव सभ्यता के लिए। वो इसलिए नहीं कह रहे कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करें, बल्कि वो इसलिए कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में एपैथी बहुत होती है। छोड़ो ना, बात छोड़ो ना, बैठे काम करने छोड़ो ना, हर चीज को लेके उनके अंदर एक खास तरह की एपैथी डेवलप कर जाती है और वे सजग नहीं होते। आइंस्टाइन इस बात की तरफ ध्यान खींचते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर एपैथी, क्योंकि वो निष्क्रिय करने का काम ज्यादा करता है, अगर तुम्हारे अंदर एपैथी पैदा हो रही है तो इस एपैथी को तोड़ो। अगर नाइटमेयर से बचना है, दुस्वप्न से बचना है, तो अपनी इस निष्क्रियता को तोड़ो। ये जो उपेक्षा भाव है इसे छोड़ो। ये जो डर है जिसकी वजह से आप यूज नहीं करेंगे, एक क्लाइमेक्स उसका ये है, हम यूज ही नहीं करेंगे तो जनरेट ही नहीं होगा। ये दूसरे किस्म की बेवकूफी है। आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक वो ये सलाह नहीं दे रहा है कि आप विज्ञान का यूज न करें, वो ये सलाह नहीं दे रहा है कि आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की उसका इस्तेमाल न करें। इतना बड़ा वैज्ञानिक ये कैसे सलाह दे सकता है कि आप विज्ञान का इस्तेमाल करें? अगर सरफेस पर उस स्टेटमेंट को देखोगे तो यही लगेगा, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद यह है कि आपके अंदर जो एपैथी है, जो उपेक्षा भाव है, जो निष्क्रियता है, उसे छोड़े। विज्ञान का या कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का या गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे अंदर जो एक एपैथी आती है, उस एपैथी से लड़ने की जरूरत है। क्योंकि ये जो उपेक्षा या तटस्थता या निष्क्रियता जो भी हम कहें, ये अपने आप में ही कुल मिला के एक तरह से डमी बना के छोड़ देती है, निर्णय की तरह के छोड़ देती है। तो एक अन्य चीज जिस पर के वो ध्यान देते हैं वो ये कि ये एपैथी तोड़ने के लिए क्या करेंगे आप? क्या तरीका है एपैथी तोड़ने? एपैथी तोड़ने का एक तरीका है
टेक्नोलॉजी को आप चलाएं, आपको टेक्नोलॉजी ना चलाएं। की जरूरत है तो फॉर्म ऑन कीजिए, जरूरत नहीं फॉर्म को ऑफ कर दीजिए। मैं कभी क्लास में फोन नहीं उठाता, कोई भूल से खुला रहे मेरा खाता वाला खाता कभी नहीं उठाता, चाहे जितना कोई मीटिंग हो कभी नहीं उठाता फोन। मेरे लिए मीटिंग जरूरी है, फोन तो जरूरी है। सौरभ को फोन बंद कर दूंगा मैं। अब आप क्या आप यहां से तय करें कि अगर आपको उसके दबाव से मुक्त रहना है तो ये जरूरी है कि आप ये जाने कि आप टेक्नोलॉजी के ड्राइवर हैं, टेक्नोलॉजी आपके ड्राइवर नहीं है। हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के सामने समर्पण कर देते हैं। टेक्नोलॉजी के सामने समर्पण करने से टेक्नोलॉजी फिर आपको चलाएगी, आप फिर उसके एडिक्ट बनेंगे और उसके बाद में आपको सिवाय साइकियाट्रिस्ट के अलावा कोई मदद नहीं करेगा। तो साइकियाट्रिस्ट भी यही कहेगा भैया अब तुम मत जाना उधर, तो बजाय इसलिए कि वहां तक जाए आप पहले ही सावधान रहें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मसलन 4 सहेलियां बात कर रही हैं तो बात कर रही हैं और नहीं एंटरटेन करेंगे। वो लड़ाई है तो साइकोलॉजिकल लड़ाई है टेक्नोलॉजी के साथ में, क्योंकि आपका अगर मोबाइल ऑन है ठीक ऑन रहे हम एंटरटेन नहीं करेंगे। क्या फर्क पड़ता है अगर आपने 1 घंटे बाद बात की तो कौन सा तूफान आ जाए, पहले मोबाइल में जीते नहीं थे हम लोग। समस्या यहां पर है कि टेक्नोलॉजी के दाखिल होने के बाद हमें टेक्नोलॉजी के प्रति अपनी एपैथी छोड़नी होगी और ये जानना होगा कि टेक्नोलॉजी को हम चलाते हैं, हमें टेक्नोलॉजी चलाने न लगे। एक और चीज है बहुत जरूरी है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, और मुझसे अच्छा है हिंदुस्तान में शायद ही कोई पढ़ाता हो, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन इसको लेकर मैं खुश थोड़ी हूं। मैं कौन सा एहसान कर रहा हूं समाज को ऊपर अच्छा पढ़ाता हूं। मेरे शिक्षक जानते हैं, मेरे छात्र से जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। वो आज की बात है, तो मुझे तो किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। मैं कभी इसकी उम्मीद नहीं करता कि मैं बोल गया तो कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, मैं कभी उम्मीद नहीं करता ये, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अच्छा बोलता हूं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं नहीं जानता और मैं खराब बोला, बहुत रेयर होता है, लेकिन कभी होता ही नहीं। और आज से एकदम छात्र जीवन से, वो चाहे मंच पर कोई भी हो, बड़ा कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा बुद्धिजीवी हो, कोई दिक्कत नहीं। लोगों को पसीने छूटते हैं, हाँ पसीने छूटते हैं, क्या करें, कैसे बोले। और मुझे कभी ये परेशानी नहीं हुई और इसको लेकर कभी घमंड नहीं हुआ, कभी घमंड नहीं हुआ। आप विश्वास नहीं करें कि मैं भी 1 साल पहले जेल में गया, 19 साल तक जेल में गया। मैं जेल से पढ़ते रहता था, मैं गया नहीं। तो वहां छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों का कॉन्फ्रेंस बुलाया यूनिवर्सिटी ने किया, यूनिवर्सिटी ने प्लान किया था, इंसिस्ट किया कि तुम जरूर आना। तो मैं जरूर जाऊंगा, मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैं गया, ऐसा मैं सब 34 भूतपूर्व अध्यक्ष थे। अच्छा वो 34 ऐसे हैं तो एक से एक धाकड़ है, एक से एक धाकड़। तो जब शुरू हुई मीटिंग तो उसमें करीब 50 लोग थे, वाइस चांसलर थे, वाइस जेएनयू के। तो मैंने हंस के कहा, प्रकाश राज था जो इसी टीम का सेक्रेटरी है, तो वो शुरू गए प्रेसिडेंट में से। तो मैंने कहा देखो तुम जब बोल रहे हो कितने कम लोग हैं,
कुछ सुनने नहीं आया तुम लोगों को, मैंने ऐसे हंस के कहा लेकिन हाँ लोग ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही राउंड टेबल बनाया 50-60 लोग बैठे हुए, तो मैंने कहा देखो मेरा नंबर आएगा 12:30 बजे के बाद, मैं 19 साल वाला हूँ, 2 साल आते हैं, और तुम उसके बाद देखना कि यहाँ से उठते हो नहीं, कॉल नहीं बदलना पड़ा तो ना ठीक हुई। 12:30 बजे के करीब में करीब 300 विद्यार्थी गेट पर खड़ा हुआ, अंदर जगह थी, अंदर 50-60 जगह थी, वो भरा हुआ था, वाइस चांसलर डिक्लेयर थे, तो भरा हुआ जो बड़ा हॉल है उसमें हम लोग सीट रहे, और मैंने 10:30 बजे की बात ऐसे ही जस्ट इनफॉर्मल चैटिंग में मैंने ऐसे ही कही कि भाई जस्ट वेट, अरे सब जानते थे कि और वो सब मुझसे ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा समझदार, मुझसे ज्यादा मेधावी, वाइस चांसलर मुझे नहीं जानता था, जब पढ़ाता था, जब मैं जेएनयू में था तो वो नहीं था, बाकी सब थे। मेरे भाषण के बाद में हालत सबकी खराब थी, से बोला कि मैंने तो ऐसा भाषण सुना ही नहीं, और जो ऑडियंस थी उसमें 2 सेट टीचर था, जेएनयू में 2 सेट टीचर, जो मेरी स्टूडेंट लाइफ में मेरे साथ पढ़ता था वो भी वहां पढ़ाता है, वो सारे टीचर अपनी क्लास छोड़ के आए ना, वो मैं बहुत दिन बाद आया ना, मिलता ही नहीं। अच्छा ये तो मुझे मालूम है मैं अच्छा बोलता हूँ, लेकिन मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये छोटी क्लास है, मेरे यहाँ अलग परफॉर्मेंस होगी, बड़ी क्लास है वहां अलग परफॉर्मेंस होगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक नया संकट और पैदा हुआ कि हम लोग आत्ममुक्त रहते हैं। अपने को देखते हैं और खुश होते रहते हैं, कितनी सुंदर लग रही है, अपनी आवाजें सुनते हैं और कहते हैं कितना मीठा बोल रही हूं मैं। नया जो दौर है वो इतना भयानक दौर है कि इसमें एक और संकट पैदा हुआ है, वो ये कि हम अपने से प्यार करने लगे, ये बड़ा खतरनाक है। अपने से प्यार करना क्या बुरी चीज है? बिल्कुल सुंदर सुंदर हो तुम, मतलब कम सुंदर हो कम सुंदर से क्या फर्क पड़ता है? अहम ना हो तो नहीं, अहम की कोई जरूरत नहीं, वो ये चीज नोटिस लेने की ही नहीं है, और कोई कहे भी तो बहुत ही हल्के ढंग से लगेगी, लेकिन हम लोगों की इच्छा क्या होती है, कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारे बारे में ज्यादा बोले, और मैं कुल मिला के बड़ा भागा हूँ इस मामले में, मुझे कोई प्रशंसा मिलती नहीं। ये जो आत्मप्रेम है, इस आत्मप्रेम से बहुत होता है, इसमें सिर्फ आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, इससे आपका सच के साथ में या यथार्थ के साथ में संबंध नहीं बनता। यथार्थ का संबंध तब बनता है जब आप वह भी सुने जो आप सुनना चाहते हैं, वह भी जाने। कोई ये भी तो कहेगा बहुत खराब लग रही है, अच्छा जिसने ये कह दिया नाराज होकर तो कह दिया, तो हम लोगों के बीच में एक बेहतर कनेक्टिविटी है, क्योंकि हम सबका मोबाइल है, ईमेल है, फेसबुक अकाउंट है हमारे पास, और अच्छी बातें, अच्छी बातें मतलब ये ऐसी बातें हम ज्यादा करते हैं जो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं।
कभी कभार तो ठीक है, लेकिन बातें ऐसी हों जो दिमाग में हलचल कर, ऐसी बातें ना हो जिनको सुनने बाद कोई हलचल नहीं हो, कोई बेचैनी हो, आपकी पर्सनैलिटी नहीं बढ़ती, बेचैनी नहीं होती, आपके अंदर कोई तनाव भी पैदा नहीं होता है, तो ऐसी क्या बात है? हम कनेक्टेड तो हैं, बातें भी प्रूव करते हैं, लेकिन उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। और ये बहुत खराब है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या रह जाती है? जब आप कनेक्टेड हैं तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं बहुत आलोचना झेलता हूँ इसकी। मैं कोई फोन पर अच्छा नहीं बोल पाता, कोई फोन करता है तो मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं होगी, मुझे मालूम है, और उसका रीजन एकमात्र ये मैं अच्छा बोला नहीं जानता। फोन पर बोलने की भी आर्ट है ना, वो तरीके से बोला जाए, मैं बोला नहीं जानता। अब मैं अगर मान लो मेरा दिमाग चलाया हुआ है तो फोन पे चलाया हुआ है, अगर वो चाहे कोई नहीं। इधर डेवलपमेंट ये है कि हम लोगों ने अपनी इस जो नॉर्मल रिएक्शन से इनको छुपा लिया है, और हम लोग आर्टिफिशियल रिएक्शंस में परफॉर्म करते हैं। तो अब कम्युनिकेशन कम और परफॉर्मेंस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तुम बात करता हूँ, रोज बात करता हूँ, कभी नाराज भी तो होगी, कभी रोगी भी, कभी खुश भी होगी। ये थोड़ी बातें, किससे मीठी मीठी बातें करोगे, ये क्या सोचा? अगर परफॉर्मेंस महत्वपूर्ण हो जाएगी तब और भी ज्यादा संकट बढ़ जाएगा। अब हम लोग मोबाइल क्यों लिया हुआ है? क्यों लिया मोबाइल? किस चीज के, क्यों, किस वजह से मोबाइल लिया? परफॉर्म कर सको। कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप संपर्क बनाना चाहते हैं, आप परफॉर्म करना चाहते हैं। क्या बता सकते, क्या कहाँ है? मेरे समझ में आ रहा है। यानी ये जो नई की कनेक्टिविटी है, इस कनेक्टिविटी का आपकी कम्युनिकेशन से कम और परफॉर्मेंस से ज्यादा संबंध है। माने फोन किया, तत्काल तुमने जवाब दे दिया तो खैरियत, और तत्काल जवाब नहीं दिया तो और सवाल, सवाल। तो कनेक्टिविटी में कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, बल्कि परफॉर्मेंस आ रही है। आप फोन पर कितना बढ़िया परफॉर्म करते हैं, उससे बहुत सारी चीजें समझ जाती हैं। तो एक अजीब स्थिति पैदा हुई है कि अब हर चीज जो है ना वो परफॉर्म करते हुए हम देखना पसंद करते हैं। अब मैं बहुत सारे करते हैं एकदम फेसबुक पर, अरे वो मेरी शैतानी है, मैं कब थोड़ी लिखता हूँ। हाँ पढ़ता तो नहीं, कविता तो नहीं लिखता, तो कुछ संबंध नहीं है मेरा। तो मेरा मकसद यह है कि ये जो यंग लड़के हैं जो आते हैं, ये कविता नहीं पढ़ते, ये मैं जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि इन्हें कविता पढ़ाई जाएगी इसी तरह से। तो कैसे पढ़ाई जाएगी? 10:30-11 बजे वक्त में थक जाते हैं, अब इनको सुनाया जा सकता है और इनके दिमाग में कविता उतारी जा सकती है।
अगर मैं सुबह सुबह करता तो कोई नहीं पढ़ाएगा, ध्यान नहीं देगा, वो एकदम नहीं पढ़ाएगा, पागल हो गया है मास्टर सुबह सुबह करता। क्योंकि कविता के लिए जरूरी है कि आदमी थोड़ा सा अन्य जगहों से कटा हो, वो अन्य जगह से तभी कटेगा जबकि वो थक जाएगा, और 10:30-11 बजे के बाद में वो थक जाता है। ये मेरा अपना अनुमान है, मैं नहीं जानता कि वो सही है गलत है, लेकिन मेरा अनुमान है और वो एकदम ठीक निकला। अब वो लोगों ने समझा कि मैं शायद मैं बहुत शायरी का बहुत शौकीन हूँ, मेरा कोई शायरी की सोच से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने प्यार की कविताएं लगा दी, तो उन्होंने लगा शायद इश्क करता हूँ। एक आध 2 दिन बाद मैंने थोड़ा गम की कविताएं लगा दी, तो उन्होंने कहा सर आप दुखी क्यों हैं? लेकिन पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैंने कहा भाई ये जो कविताएं इनका मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं, ये जस्ट ऐसे ही मैं लगा देता हूँ। अच्छा, इसको मुझे लिखना भी नहीं पड़ता, वही कुछ नहीं करना पड़ता, वही खाली अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक नई ग्लोबल व्यवस्था पैदा हुई है जिसने सृजन को ही खत्म कर दिया है। वो कविता तो सबके लिए पूरी दुनिया में, थोड़ी मेरे लिए हुई है। तो नई जो सिचुएशन है, उस नई सिचुएशन की स्थिति यह है कि इसने सेल्फ सृजन की संभावनाएं खत्म कर दी। मुझसे कोई कहे आप कविता लिखी, मैं लिख ही नहीं सकता कविता, कविता लिखी नहीं कभी, मैं लिख ही नहीं सकता कविता। लेकिन मेरा फेसबुक पन्ना देख के कोई समझ ही नहीं सकता कि मेरा कविता से संबंध नहीं है, मेरे बहुत कड़ा संबंध है। कविता के सृजन से मेरा कोई लेना नहीं, दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं। नया जो संकट है वो ये है कि इसमें सेल्फ सृजन नहीं है, बल्कि आप एक ऐसी दुनिया में है जहां की चीजें तैयार शुदा रूप में रह गई, और तैयार शुदा चीजों के इस्तेमाल के हम लोग अब अभ्यास हो गए। कोई चीज तैयार करनी होगी, इसके लिए हम तैयार नहीं है, अपना चीज इसके चलते नुकसान ये होगा कि किसी भी स्तर पर कोई सृजन नहीं होगा। क्योंकि पहले आदमी सेल्फ सृजन पर खर्च करता था और अभी सेल्फ सृजन पर खर्च नहीं। अब वो ऐसे वैसे रेडीमेड है, मतलब जो 2 लाइन लिखनी थी आपको आई लव यू, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप सेल्फ सृजन करेंगे ही नहीं तो वहां आपकी संवेदनाएं भी नहीं होगी। मैसेज तो क्या आई लव यू, फीलिंग नहीं। तो एक भाषा तो पैदा हुई है जिसको के भाषा के स्तर पर देखेंगे तो आपको कोई असुविधा दिखाई नहीं देगी। लेकिन जरा हमसे खोल के देखेंगे तो मालूम है कि इस लड़की ने मैसेज दिया आई लव यू, उसको फीलिंग ही नहीं है, तो मेरे को उसने टोक दिया। यानी ये एक ऐसी भाषा आ रही है जिसके अंदर कोई संवेदना नहीं और कोई इफरात में लिखी जा रही है। अब सोचो, विचार की चर्चा नहीं करते, हमें मालूम नहीं है कि हमें नए दौर में किस तरह से अपने लक्ष्य तय करने चाहिए, एकदम लक्ष्यहीन भाव से जी रहे हैं। ऊपर से इन तमाम किस्म के जो गैजेट्स ने हमें घेर लिया है, और अब लैंग्वेज भी ऐसी इस्तेमाल करने लगे हैं जो कि रेडीमेड है। पहले कभी हम भाषा बोलते समय तो मतलब थोड़ा दिल का इस्तेमाल करते थे, दिमाग का इस्तेमाल करते थे, अभी दिल दिमाग किसी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। तो
अगला संकट यह है कि अब जो लैंग्वेज आदमी के पास है वो लैंग्वेज उसकी नहीं है, बल्कि वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, निर्मित भाषा है। हम निर्मित भाषा में बोल रहे हैं, निर्मित भाषा में सोच रहे हैं, निर्मित भाषा में ही देख रहे हैं। और यही वजह है वो जो आइंस्टाइन जिसको कह रहे हैं, यही दुष्स्वप्न है, यही नाइटमेयर है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन को जो ही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अतिक्रमित करता है तो हम एक तरह से मूर्खों की दुनिया में हैं। तो आपके पास में न तो लैंग्वेज है, न विचार है, न लक्ष्य है, न दृष्टिकोण है, सिर्फ गजट्स। आप अपनी कनेक्टिविटी को, अपनी परफॉर्मेंस को किससे पूरा करना चाहते हैं? गजट। सिर्फ गजट से। ट्यूटोरियल, टर्म पेपर्स, सेमिनार पेपर्स इफरात में इंटरनेट से डाउनलोड करके लिखे जा रहे हैं। मैं जेएनयू गया, मैं हो सकता है बोला भी होगी, तो ऐसे ही मैं ज्योग्राफी के प्रोफेसर से बात कर रहा था, तो मैंने उन्होंने कहा कि ये नए आए हैं, ये लेक्चर हैं, मैंने पूछा उनसे कि कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि मैं बनाना जानती हूँ। मैंने पहले दूसरे ढंग से पूछा, मैंने कहा मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, बोले हाँ सर मैं सिखा। कैसे? बोले लैपटॉप में स्क्रीन पर दिखाती हूँ, बता रही हूँ आज से मैं बनाना जानती हूँ। जेएनयू में लेक्चरर, ज्योग्राफी की हाईली मेरिटोरियस, मैप बनाना तो सारे टीचर्स खत्म हो गए बोलने के बाद, आपने सुई लगा दी, सारी हवा निकल गई। अरे वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त पुराने सब, तो मैंने कहा जो मेरे सिंपल सी बात है कि एक ज्योग्राफी का टीचर अगर कार्टोग्राफी नहीं जानता है, वो अगर आंकड़ा नहीं जानता है, मैप बनाना नहीं जानता है, तो वो फिर टीचर कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नई जो दुनिया है वो ये है कि हर चीज रेडीमेड अवेलेबल है, आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए। मेरे पास भी डाउनलोड की बहुत सारी सामग्री है, पढ़ता भी हूं, ऐसा नहीं पढ़ता, लेकिन वो मेरे आपके बीच के कम्युनिकेशन की पूरक भर है, वो अल्टरनेटिव नहीं है। आपने देखा होगा मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति का नाम लेके नहीं पढ़ाता, उसने लिखा है, उसने लिखा है, उसने लिखा है, वो आप ऐसे पढ़ते रहेंगे। मैं कोटेशन की भाषा में कभी नहीं पढ़ा, तो मैं खुद नहीं पढ़ता उसे चीज समझना नहीं आती। तो नए जो कनेक्टेड लोग हैं उनकी मुश्किल यह है कि वे परफॉर्म तो कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन उसमें कोई सब्सटेंस नहीं। एक अन्य चीज, मोबाइल क्यों रखते हो तुम बताओ? एक ही सवाल, कोई ज्यादा नहीं है, क्यों रखते हो मोबाइल? मम्मी ने क्या सोच के मोबाइल कर रहा है बताओ? घड़ी क्यों रखती हो? और सोचो, देख के सोचो, मोबाइल सामने रख लो तो सोचो। हम लोगों को ये काम है और मानते भी हैं कि ये जो तमाम किस्म के गैजेट्स हैं, मैं
इसे रिकॉर्ड नहीं भी करूंगा तभी मुझे याद रहेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा है कि कुछ दिन बाद मैं रिटायर कर जाऊंगा, तो मैं किसी को कह सकूंगा भाई तुम देख लो पढ़ा था कैसे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि वो आदमी की शक्ति तो धीरे धीरे घटती है। हम लोगों के दिमाग में ये कहीं ना कहीं है कि जो गैजेट्स हैं ये हमें सुरक्षित करने में मदद करते हैं, सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं, रुक जाओ, रुक बच जाओ उससे। ये इल्यूजन है कि जो गैजेट्स हैं हमारे पास में, वे गैजेट्स जो है वो सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। ये इल्यूजन है कि उससे हम अपनी बेहतर केयर कर सकते हैं। केयर से और सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है इसका। कम्युनिकेशन की क्षमता के विकास से कोई संबंध नहीं है इसका। आप कंप्यूटर पे लिखें, लैपटॉप पे लिखें या अपने हाथ से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कंप्यूटर पे लिखेंगे ज्यादा अच्छा लिखेंगे, जाहिर है कि मशीन लिख रही है, लेकिन लिखने का काम किसे करना है? लिखने का काम तो इन्हीं उंगलियों को करना है और इसी दिमाग को करना है, कंप्यूटर को नहीं करना है। शगुना जो है, जो हमारे टीचर है, वो वर्षों तक बहुत परेशान थे इस बात को लेकर और कहते थे, सबसे कहते थे कि जगदीश्वर इतनी जल्दी किताबें इसलिए लिखते हैं ज्यादा कि वो कंप्यूटर पर लिखते हैं। अच्छा, ये मेरे कान में भी आई बात, तो एक दिन मैंने उनको बिठा के साथ में कहा, मैंने कहा कि आपको किस बेवकूफ ने समझाया कि कंप्यूटर में लिखने से जल्दी लिखा जाता है? और लिखना तो उंगलियों से होगा, आदमी को ही लिखना होगा। वो हाथ से लिखे या कंप्यूटर से लिखे, लिखना तो आदमी को ही है, मशीन थोड़ा लिखती है। पढ़ने का काम तो मुझे करना है, मशीन को नहीं करना है। मशीन खाली आपकी हेल्प कर सकती है पढ़ने में, लेकिन मशीन पढ़ नहीं सकती। मशीन आपकी लिखने में हेल्प कर सकती है, लेकिन मशीन लिख नहीं सकती अपने आप। आप लिखेंगे तो लिखेंगे। ये जो गैजेट्स हैं जितने, उससे आप सुरक्षित और संरक्षित नहीं होते, नहीं होते। आपकी इनसे कोई सृजन की क्षमता भी बहुत नहीं बढ़ती है। मैं ऐसे मतलब ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं तो पहले कंप्यूटर हमारे पास होता तो हम लिखने लगे कहते हैं, एक बार खरीद लेते हैं फिर उसका देखते हैं। अच्छा, खरीद लिया हुआ ऐसे ही रखा हुआ, ऐसे रखा है, ऐसे ही रखा हुआ, उसका यूज नहीं होता, यूज नहीं होता। आप पूरे देश में जाइए, जब आप स्वाभाविक तौर पर कलम से नहीं लिखते, कभी जब स्वाभाविक तौर पर आपको खाली बैठे हुए कभी कोई विचार नहीं आता, तो कंप्यूटर पर बैठ के विचार कहां से आ जाएगा और उंगलियां कहां से थिरकने लगेंगी आपकी? ये गलत फहमी है। अनेक लोग हैं वो ये कहते हैं कि 60 साल में अभी रिटायर हो जाएंगे उसके बाद लिखेंगे, अभी तक तुम लिख नहीं पाए। जब तुम जवानी में नहीं लिख पाए तो बुढ़ापे में क्या लिखोगे? जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है उसमें तो आपने काम किया नहीं। सृजन के लिए बहाना नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता। जैसे बेचैनी है, जो लिखना चाहता है तो वो लिखेगा, वो उसका कागज हो न हो मांगेगा, बर्दी का कागज देगा, कुछ करेगा, लेकिन लिखेगा। और जिसे नहीं लिखना है उसके पास सारी सुविधाएं हो,
सृजन की अपनी बेचैनी होती है। मैं अगर रोज पढ़ूं नहीं, अब ये तैमारी मुझे बहुत फायदा होता है, वो अच्छा नहीं लगता। अरे मैं सुबह मुझे अगर 2 लोग भी फोन कर दें, वो चाहे मेरे जितने प्रिय हो, मैं एंटरटेन करने की मूड में नहीं होता। मैं एक मिनट से ज्यादा बात नहीं करता, मैं भाई बात करता हूँ, क्योंकि वो मेरा समय है अपना है और वो मेरा एक्सक्लूसिव टाइम है, चाहे मैं उसमें कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं इंतजार करता रहता हूँ, मुझे इसी में काम करना है। नई जो कनेक्टिविटी की दुनिया है उसने सृजन की पीड़ा को ही खत्म कर दिया है। अब कोई पीड़ा ही नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती, जबकि हमारी बेचैनी बढ़नी चाहिए, हम ज्यादा चिंतित हों। अभी समस्याएं और उनकी जानकारी और घटनाएं, उनकी जानकारी हमारे पास में रियल टाइम पहुंचती है, लेकिन हमारे रिएक्शन सबसे खराब होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होते हमारे। क्योंकि नई जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी किसी भी किस्म के सृजन की संभावना को बनने नहीं देती, एकदम बनने नहीं देती। क्योंकि हमने ये मान लिया है कि फला चीज होगी तब मैं ये काम करूंगा, मूड ठीक होगा तब मैं ये काम करूंगा, मौसम अच्छा होगा तब मैं लिखूंगा। सृजन के लिए बहाना नहीं चलता, सृजन में बहाना नहीं होता। अगर सृजन में बहाने का इस्तेमाल करेंगे तो असुविधाजनक है। लेकिन कनेक्टिविटी में के युग में आने के बाद में ये प्रॉब्लम हो गई है कि अब हम बहाने की तलाश करने लगे। अब मेरे पास वो लैपटॉप हो, मेरे पास मोबाइल हो, तब मैं करता हूँ। मैं बात कैसे करूँ, मेरा मोबाइल तो है ही। तुम जब मिलती हो तभी बात करो जी भर के, उसके लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है। मोबाइल होगा तभी बात करोगे, कभी तो मिलोगी, महीना में, 15 दिन में, 2 महीने में, जब भी मिलोगी तब जी भर के बात करो। अगर अभिव्यक्ति के लिए बहाने खोजे जा रहे हैं तो तय मान लीजिए वो सब फेक बहाने हैं। जिसको अभिव्यक्ति का संकट है वो सारे बंधन तोड़ के, सारी सीमाएं नाप के मिलेगा। अगर इसे छटपटाहट है मुझे मिलने की तो ये चल के जाएगी तुम्हारे पास, तो कैसे फोन लगे या ना लगे, घर तक जाएगी, खबर लगी कहां है। अगर इसके अंदर छटपटाहट ही नहीं है, इसके अंदर चाहत ही नहीं है, तो ये फोन पर भी रोज बात करे तो तुम्हारा दिल जीत नहीं सकती। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को भी कम्युनिकेट करते हैं, आप भले ही बोले। इसलिए एक ऐसी कंडीशन पैदा हुई है जिसमें कनेक्टेड तो है लेकिन हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। लास्ट चीज वो ये कि बच्चे को देखा कभी, बच्चा जब अपनी माँ की गोदी में होता है या खिलौने के साथ होता है तो क्या करता है? वो एक हाथ से खिलौना पकड़े रहता है और एक हाथ से माँ का, क्यों? तो वो टेडी बियर को भी नहीं छोड़ता है, दोनों खिलौने को भी नहीं छोड़ता। एक हाथ खिलौना है, एक हाथ मम्मी, वो नहीं तो मम्मी को बाल पकड़ लेगा, आंचल पकड़ लेगा, कोई चीज पकड़ लेगा मम्मी की। अच्छा, माँ किंतु शेष तक उसको इस भ्रम में उलझा के जाती ही है, वो अपने को डिस्कनेक्ट करती ही है उससे, तो इसके साथ खेल वो ये कोशिश करती है कि उसका आंचल छोड़े। बच्चा किस भ्रम में रहता है? एक हाथ में माँ और एक हाथ में टेडी बियर, और शेष में कहाँ जाता है वो? माँ अपने को धीरे धीरे डिटैच कर लेती है और वो हमारी दशा वही हुई है। हम टेडी बियर खेलते अपने हाथ में कैसी हो
कनेक्टेड तो है। उसी बच्चे को भी इल्यूजन है कि मां खिलौना देगी ना, खेलो मैं ये खेलो देखो। उसके जितने मतलब डायलॉग होते हैं ना मां के, बस खाली रिकॉर्ड कर लो और ध्यान से सुनो। वो किस तरह की भ्रम की सृष्टि करते हैं बच्चे, और बच्चे को उलझा देती है वो खिलौने में। बच्चे के सामने मुश्किल क्या है? बच्चा खिलौनों के मोह में धीरे धीरे फंसता है, और ये मान के फंसता है कि जो उसके गार्जियन है उनके साथ में उसका संबंध विच्छेद नहीं है। वो कहती है तुम अगर मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं ये खिलौना नहीं दूंगी, छोड़ोगे तो बुढ़िया चाहिए मैं दिलाऊंगा, छोड़ो तो राजी हो जाता है। तो बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि ये जो खिलौने से वो कनेक्टेड है वो किस वजह से कनेक्टेड है? वो मां से भी अपनी से कनेक्टेड है। बच्चे के दिमाग में ये धारणा काम करती है कि वह अपने अभिभावकों से भी जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में वो अभिभावकों से जुड़ा हुआ है। अब क्या मिलता है उसे? जितना वो खेलेगा, अपना ध्यान रखेगा, मां उसकी उतनी केयर करेगी। जो आप मोबाइल के लिए केयर कर रही थी, मैं उसकी जड़ बता रहा हूं, वो केयर कहां से आ रही है? मां को जितना वो उलझाएगा और सताएगा, उसकी उतनी केयर घट जाती है। उसकी केयर करेगी कब? सबसे में तो ये रखता है, उसका ख्याल करता है, वो कपड़े भी धो पाएंगे उसके। अगर वो मां को छोड़ेगा ही नहीं तो वो 2-3 दिन बाद से गंदे कपड़े में रहना पड़ेगा बच्चे को। उसकी सफाई के लिए भी तो एक समय चाहिए। मां केयर करे, इसके लिए जरूरी है कि मां उससे अलग रहे। मां जितना अलग रहेगी उतनी उसकी केयर करेगी। लेकिन इस चीज में एक चीज घट रही है, कंटिन्यूअसली घट रही है कि वो लगातार अपने अभिभावकों से अलग। अब बच्चा मां की बजाय चाचा, ताई, पड़ोसी, सहेली वगैरह वगैरह, यानी अब वो धीरे धीरे जो ही अलग होता है तो अपना एक सामाजिक स्पेस बनाना शुरू करता है। तो आपने बनाया, फोन मिल गया, इससे बात कर, उससे बात कर, एक ये जो सोशल स्पेस जो तैयार हुआ, इस सोशल स्पेस की जड़ें कहाँ है? कहने का मतलब ये कि ये जो गैजेट्स हैं ये हमारे अंदर केयर करने की धारणा और ध्यान आकर्षण की धारणा को पैदा करते हैं। वो बच्चा जो है वो मां को तभी छोड़ता है जब उसका ध्यान खिलौने की तरफ जाता है। मां उसकी तभी केयर करती है जब वो मां से थोड़ा सा दूर जा रहा है। तो ये जो गैजेट्स होते हैं, ये गैजेट्स में जो केयर का भाव है, ये संरक्षित करने का भाव है, सुरक्षा देने का भाव है, ये इसलिए है क्योंकि वहां एक खास किस्म की डिसकनेक्टिविटी काम कर रही है और ये इनहेरेंट आइडियोलॉजी कर रही है। इसलिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करें, जिन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, जिन गैजेट्स का इस्तेमाल करें, हम ये जाने आखिर उनकी भूमिका क्या है। इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल न करें, वो दूर ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या वो पास आने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आमतौर पर वे दूर ले जाते हैं, जैसे उस बच्चे को ले जाते हैं दूर और वो अपना स्पेस बनाता है। इसलिए ये धारणा के नहीं हम तो कनेक्टेड रहते हैं और बहुत घुले मिले हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं, ये धारणा ठीक नहीं है। इसलिए जो नई दिक्कत है वो ये है कि आपके पास में कनेक्टिविटी तो है, सोशल स्पेस तो है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं।
आपके बीच में मित्रता तो है, देखो उसमें कोई बंधन नहीं। बंधन कब आएगा? जब उसमें इमोशनली इन्वेस्ट करेंगे। इमोशनल इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि आप गजेट्स के बाहर नहीं मिलेंगे। गजेट्स में मिलेंगे और गजेट्स में रिजॉल्व करेंगे तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट संभव। इमोशनल इन्वेस्टमेंट तब संभव होता है जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं और फेस टू फेस मिलते हैं, आमने सामने मिलते हैं। इसीलिए ये कहा गया कि आज भी विभिन्न किस्म के गजेट्स के जरिए कम्युनिकेट करने से ज्यादा अच्छा है व्यक्तिगत कम्युनिकेशन। उससे अच्छा और प्रभावशाली कोई कम्युनिकेशन करते हैं।